अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 सदा जलसा का ऐलान कर दिया है और ख़बरें ये भी हैं कि नवंबर में कुछ मज़ीद जलसे भी हो सकते हैं जहां से मोमेंटम डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। और ये भी खबरें हैं कि शायद इस्लामाबाद की कॉल भी दी जा सकती है। नवंबर का महीना बहुत अहम हो सकता है और अगर नवंबर के महीने में इस्लामाबाद की कोई कॉल दी जाती है तो वो कितनी कारामद साबित होगी, अब ये सवाल है। और जब रुख करना होगा केपी से निकलकर इस्लामाबाद की जानिब का, तो वो सुहेल आफरीदी का भी यकीनी तौर पर पहला इम्तिहान होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी कॉल देती है तो वफाकी हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा? ना साहब, एक तो ये तय है कि अब जलसों का जो आगाज़ होने जा रहा है और वफाकी हुकूमत भी ये समझती है कि शायद नवंबर में कोई इस्लामाबाद की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुख कर सकती है। आपको राना साहब के बयान से क्या लग रहा है कि क्या रद्द-ए-अमल होगा वफाक का, या फिर ये पहले वही चीज़ है कि पहले ही थोड़ा सा इतना अगले को डराने की कोशिश की जाए कि वो इस तरफ रुख ना करे? और दूसरा, जो 4 सदा से आगाज़ हो रहा है, ये कोई तहरीक बनती हुई या कोई मोमेंटम बनता हुआ आपको नज़र आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती हमजा साहब, आप इतने समझदार आदमी हैं और आप इतने प्रोग्राम करते हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, बहुत सख्त बात आने वाली है। आप थोड़ा सा यहाँ पे एक लफ्ज़ कह देते जी जी कि जब मौलाना साहब इस्लामाबाद जाने की बात करते हैं तो हुकूमती वज़रा की ज़ुबानों पे ताले क्यों लग जाते हैं? उनकी क्या नहीं, मौलाना मोहब्बत की साहब बात से। नहीं है। अच्छा, कानून तो सबके लिए है ना, कानून सबके लिए, बयान तो सबके लिए एक होना चाहिए। अगर आप आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि उनका मिलना अगर किसी जगह नहीं लिखा और ना मिलना भी किसी जगह नहीं लिखा, तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब का मिलना भी और ना मिलना भी किसी जगह नहीं लिखा था। फिर आप कह रहे हैं कि जनाब कानून के मुताबिक होना चाहिए ना, और 6 माह वो इसी जलसे जुलूसों में रहेंगे। हाँ। तो हमारे लिए तो मौज है। तो भाई तो आपके लिए मौज है तो फिक्र किस बात की? फिर फिक्र किस बात की है? फिर तो बात पूरी क्लियर और वाजे है। बात बड़ी सिंपल सी है, पिंड बसियां नहीं, उचक्के पहले आ गए। पहले ऐलान तो लेने दे कि किसने कहाँ जाना है। लेकिन मेरा सवाल है कि जब जमात इस्लामी इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसके लिए ये नरम गोशा क्यों होता है? उसके लिए अदालत का हुक्म क्यों नहीं अमल होता? उसके लिए अदालत का हुक्म पर सब अच्छा कर दिया जाता है? वो 4 दिन धरना दें, 5 दिन धरना दें, पिंडी में दें, इस्लामाबाद में दें, उसके लिए क्यों नहीं होता? इसी तरह अगर कोई और जमात जाती है तो उसके लिए क्यों नहीं होता? इसी तरह पंजाब में लगी हुई 144 जी जी बक्कर में जलसा हुआ जी हुआ, उस पर असर क्यों नहीं हुआ? भाई आखिरकार आप कानून बनाते हैं, आप असूल पे बात करते हैं, तो तमाम सियासी जमातों के लिए करना चाहिए ना। बिल्कुल। हम भी टीवी पे बैठ के ना पसंद नापसंद पे बात करते हैं। हम भी टीवी में बैठ के हमने किसी एंकर ने नहीं कहा कि 144 लगी हुई आज बकर में जलसा क्यों है। इम्पैक्ट का बहुत फ़र्क है राना साहब, अगर आप अंडरस्टैंड करें, ये सबको मानना चाहिए। हुकूमत कभी भी नहीं मानती है, ज़ाहिरी सी बात है। इम्पैक्ट बहुत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे का या किसी मार्च का वो इम्पैक्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये तो हुकूमत तो कभी भी नहीं मानेगी। इम्पैक्ट का फ़र्क है, चलिए शुक्र, इंगेजमेंट का फ़र्क है। शुक्र आप मान गए। नहीं मैंने आपका मानना ही मुझे मेरे लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। चलिए आप मान गए। बात यह है कि जी तहरीक तो बनने जा रही है और तहरीक बननी भी थी। ठीक है, तहरीक चलाना हर सियासी जमात का हक है, तहरीक को लेकर चलना हर सियासी जमात का हक है। बानी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मौलाना साहब तहरीक लेकर चले जी, किसी जगह कोई रुकावट पैदा जी, बल्कि उनके लिए जो जगह रखी गई उससे साफ भी किया गया, उसके लिए उसे जगह को हमवार भी किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब महंगाई मार्च के लिए निकले जी, जब पेट्रोल भी इतना महंगा नहीं था, सिंध से निकले, सारा कुछ उनके लिए रास्ता क्लियर था। किसी एक जगह पर नहीं, उस वक्त भी सिंध में हुकूमत थी। जी जी थी, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़े बार बार कहते हैं ना कि जनाब सिंध से क्यों निकले? सिंध से उनकी हुकूमत थी, वहां से निकले ना। जी जी, लेकिन किसी और सूबे में रोका तो नहीं क्या उन्हें? अगर ये KPK से निकलते हैं तो फौरी तौर पर दानिश्वर से लेकर सियासतदान कहते हैं जनाब ये क्या हुकूमती वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो फलां चीजें हो रही हैं।
उस वक्त भाई होता तो हर दौर में है। अगर पंजाब से निकली थी मोहतरमा मरियम साहिबा, याद है आपको, महंगाई मार्च एक इन्होंने भी किया था ना, हमजा साहब और मरियम साहिबा लाहौर से निकली थी ना। बात यह है कि सब ने किया, सब से आप एफिडेविट लें, सबको जल्द से जुलूस की इजाज़त दें, जो कारोबार करे। अगर आप ये देखें कि माजी में इसने ये किया था, अब भी यही करेगा, ठीक है, तो फिर एक बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है, ये ना कानून इस बात को मानता है, ठीक, ना किसी और जगह। हम कहें जी हमारे बड़े जो थे वो मुसलमान नहीं थे, हम मुसलमान हो गए हैं, लेकिन तो किस तरह हम समझें कि हम पक्के मुसलमान। लेकिन रान साहब, ये जिस तरह की अली अमीन गंडापुर साहब को ये क्रेडिट जाता है, वैसे कि जैसे ही वो इस्लामाबाद जाने लगते थे ना, वो ऐसे बयानात दे देते थे कि आगे जवाब पैदा हो जाता था विफाक के लिए भी। वो पता नहीं क्यों ऐसे बयान दे देते थे, बार बार उस पर बहस होती थी। सुहेल आफरीदी का इस पर भी टेस्ट होगा ना कि वैसे बयानात आते हैं या वो कहते हैं कि नहीं भाई हम आएंगे। आपने कितने लोगों के बयान मुझसे लेने हैं, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के और बाकी तकरीबन सियासी बातों के, ठीक है, जिसका सबके बयान ले लेते हैं ना। हाँ। आप सबके बयान निकाल लें, किसने नहीं कहा था, क्या नहीं किसी ने, एक बड़े लीडर ने कहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, हाँ कहा था। गुजरांवाला के जलसे में किसने क्या कहा था आपको नहीं पता? कहा था वो किसी, इस्लामाबाद में किसी ने क्या कहा था आपको नहीं पता? कराची में किसी ने क्या कहा था आपको नहीं पता? सब ने कहा था। बात ये नहीं है मैं कहता हूं जी मैं बाहर निकलूंगा और मैं किसी को गोली मार दूंगा, मेरे पास पिस्तौल ही नहीं है और मैंने गोली किससे मारनी है भाई? तो सर पूरी मशीनरी थी उनके पास, वो ऐसा बयान भी दे देते थे। मैं गोली मारी किसी को? मैं भाई भी कह रहा हूँ बयान है ना, सियासत में तो बयान किसने नहीं दिया यार? बिलावल साहब बयान देते थे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पूरे इलेक्शन में, नून लीग बयान देती थी बिलावल साहब के खिलाफ, पूरा इलेक्शन कैंपेन इसी का नाम। अभी चंद दिन पहले यार हम अपने प्रोग्रामों में डिस्कस करते थे कि जनाब ये क्या एक दूसरे को कह रहे हैं। आज भी हसन मुर्तज़ा साहब ने बात कर दी है वैसे, ठीक है, तो करजाना करते थे ना, लेकिन उसके बाद 1 मिनट लगता है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, हम बयाना तक न जाएं, हम अमली मामला तक जाएं कि अमली मामला क्या है, ठीक है, अमल क्या है, और फिर हमें बोलने की इजाज़त भी हो। हाँ, बिल्कुल, जो अमली मामला है उस पर बोलने की इजाज़त भी हो। फिर साकिब बशीर बेचारा गायब ना हो जाए ना कहीं, मुझे ये भी डर लगा रहता है बेचारा असल खबर के पीछे जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। आपको फिक्र होती है जब 1 मिनट भी थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। अगले 24 घंटे में मुझे पहले बताएं, मैं साकिब साहब की जानिब भी बढ़ूँ, कोई अहम फैसला या कोई अहम चीज़ हो सकती है? कल का दिन बड़ा अहम होगा, खान साहब के हवाले, मुलाकात के हवाले से, या और भी कुछ रीज़न? और भी कुछ होंगी। कल शाम को जब प्रोग्राम कर रहे होंगे, अच्छा, तो आपको काफ़ी बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स जो है वो होती नजर आएंगी 24 घंटे के अंदर। जी बिल्कुल 24। कल शो में हम उस पर बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, सिर हो रहे थे करम भी बैठे हैं। ठीक है, मतलब 24 घंटे में जी कुछ रान साहब के बकौल बड़ा जो है कुछ फैसला भी हो सकता है या फिर कुछ अहम सियासी जो डेवलपमेंट है वो हो सकती है। साकिब साहब, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जलसों की एक और काविश है या एक नई सीरीज़ हम कह लें कि वो शुरू होने वाली है, हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि माजी में तो कोई फ़ायदा नहीं हो सका, लेकिन नई लीडरशिप है और ये भी समझा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से मिनोअन अमल नहीं कर सके बानी पीटीआई के अहकामात के ऊपर, शायद ये कर जाएंगे। आपको हालात जो हैं वो किसी तसादुम की जानिब जाते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, या फिर आप समझ रहे हैं सुहेल आफरीदी की पेस ठीक है, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है, ना ही इस तरह के कोई अहकामात जारी किए हैं? एक तो हमजा जो जब हम पीटीआई के जलसे की इजाज़त होने या ना होने की बात करते हैं तो पीटीआई को अलग ट्रीट इसलिए किया जाता है क्योंकि 9 मई का जो इल्ज़ाम है या 9 मई में सज़ाएं भी अब तो हो चुकी हैं, 9 मई वाला जो मामला है वो पीटीआई को पूरे सिस्टम से, पूरे निज़ाम से, पूरे वो कहते हैं ना कि एसओपीज़ जो बने होते हैं बाकियों के लिए 144 है या नहीं है, सबसे जो है वो अलग थलग कर देती है। हुकूमत भी फिर इसका भरपूर फ़ायदा जो है वो उठाती है। रियासत ने जो फ़ैसला 9 मई के हवाले से किया हुआ है इस वक्त तक भी वो फ़ैसला बरकरार है। इस वजह से पीटीआई को जलसों जुलूसों की उस तरह इजाज़त नहीं मिलती जिस तरह जमात इस्लामी, JUIF या बाकी जमातों को मिलती है। ठीक है, जहाँ तक आपने बात की तसादुम की, तसादुम होगा या नहीं होगा इसके लिए हमें जो इनके आखिरी इनका बड़ा पड़ाव था उसको देखना पड़ेगा या उससे पहले जो कुछ हुआ उसको देखना पड़ेगा। ये अगस्त में, फिर सितंबर में, फिर नवंबर में
अक्टूबर में भी, बल्कि ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीआई की जानिब से 3-4 माह में एक बड़े जो है वो जुलूस, एहतजाज, प्रोटेस्ट इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आना, ये सारा कुछ होता रहा और उनके जलसे भी होते रहे। उन्होंने लाहौर में भी जलसा किया, इधर संजानी में भी जलसा किया पीटीआई ने। आखिरी जो इनका बड़ा जो जलसा था या एहतजाज था वो 26 नवंबर का था। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन है आज उसका नाम भी नहीं लेते, और ना ही पीटीआई की जानिब से जो एक दावा किया गया था, एक कंप्लेंट फाइल की गई थी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी पैरवी उस तरह नहीं हो रही। 1 साल हो गया है जिस तरह होनी थी। राना साहब, आप भी वैसे इस बात से जो साकिब साहब ने आखिर में बात की है, ये जो आज फैसले पंजाब हुकूमत ने किए हैं अमन व अमान के हवाले से, आप भी मुत्तफ़िक हैं कि वाकई ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चूँकि अब उस मोमेंटम को जो है गेन करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, तो उस हवाले से हैं। दूसरा, आपके पास कोई शख्सियात की कोई पकड़े जाने की, शिकंजे में आने की या कोई कार्रवाई उनके खिलाफ बड़ी शख्सियात की कोई खबर है कि जी, आप मुझे बता रहे थे वैसे कि जी कि कोई बड़ा शिकंजा जो है वो कस लिया गया? आप देखें, इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने जो नए हाँ जी आज फैसले किए हैं, मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ इस फैसले से कि जो इंतशार पैदा करें उसे पकड़ें, जो स्पीकर पर गलत इस्तेमाल करे, स्पीकर का गलत इस्तेमाल में लफ्ज़ का, लाउड स्पीकर का, उसे भी पकड़ें। जमहूरी हुकूमतों में जमहूरी कारकुनों को नहीं पकड़ा जाता। ठीक है। जमहूरी हुकूमतों में जमहूरी कारकुनों को पाबंद सलासल नहीं किया जाता। ठीक है। मार्शल्ला में भी बहुत से सियासी कारकुन जो थे वो सियासत पे थे, सियासी कारकुन मौजूद थे, सियासत करते थे, सियासी एक्टिविटीज़ पे नज़र आते थे। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो इंतशार पैदा करे, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी हो, उसको तो नहीं माफ़ करना चाहिए, लेकिन जो इंतशार पैदा ना करे, उसको किसी जमात के साथ उसका तल्लुक है, उसे फिर नजायज़ नहीं पकड़ना चाहिए। जमहूरियत का ये हुस्न है, आइन और कानून की ये बात है ये बिल्कुल। जहाँ तक बात है कि पीटीआई पर ये तंग कर दिया गया, पीटीआई पर सहूलत कब थी? मुझे ये तो बता देना, पीटीआई पर सहूलत थी कब? हाँ जी। क्या 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, कितनी जगहों पे पीटीआई के लोगों के कैंप लगने दिए गए? जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उससे पहले कितने पीटीआई के जलसे जो हैं वो होने दिए गए? कितने लोग थे जो कागजात जमा करवाने गए और उन्हें बासानी कागजात जमा करवाने दिए गए? पर हम क्यों भूल जाते हैं कि वो भी एक रेफरेंडम था। मैं ये नहीं कह रहा कि इंकलाब सिर्फ तोड़ फोड़ से आता है, कभी भी तोड़ फोड़ की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। इंकलाब आ चुका है और इंकलाब ने इस मुल्क में दस्तक देकर अपना फैसला सुना दिया है। क्या 8 फरवरी इंकलाब नहीं था? अच्छा, अगर आप कहते नहीं था, मुझे बताएं। जब आप, मैं कह रहा हूं इंकलाब था कि मुझे पाकिस्तान की एक सियासी जमात बता दें कि जिसका निशान भी ना हो, जिसका नाम भी ना हो, जिसको वो इंतहाबी निशान दिया गया हो, जिसको याद करने में भी वक्त लगे, लेकिन उसके बावजूद लोग वोट डाल दें। आप जैसे सीनियर तजिया कर कहते थे कि ये शहरों की मम्मी डैडी क्लास की जमात है, और भाई लोग तो देहातों में जीते हैं, लोग तो सराइकी बेल्ट में जीते हैं। लोग अगर असल रिजल्ट देखें तो आपको ही पता है, मुझे पता है कहां से क्या क्या है। ठीक है ना? फिर यही तो इंकलाब है। और इंकलाब क्या लेते हैं? पीपल्स पार्टी को अगर नहीं आप शिकस्त दे सके सिंध में, तो ये भी इंकलाब है। पीपल्स पार्टी वहां पे खड़ी है। अगर मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि जनाब अभी तक खड़ी है, तो ये भी आप इंकलाब ही कहेंगे। अगर तहरीक इंसाफ खड़ी है, तो ये भी इंकलाब ही कहेंगे। ये 3 इनकलाब जो है ना, ये इनके दरमियान हम घिर गए हैं, और ये बस अल्लाह करे कि कोई भी हुकूमत, जो भी हुकूमत बना करे, वो आवाम के लिए जो है वो भी कुछ बेहतर करे, और आवाम भी दुआ मांग लेना, अल्लाह करे हम सबको
जो हकायक है वो बयान करने की भी तौफीक। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो हैं वो सेटल होने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जब इतने बड़े ऑफिस में आते हैं तो टाइम लगता है सेटल होने में भी, लेकिन बहुत बड़ा किरदार उसमें काबीना का होता है कि जिस वक्त आपकी काबीना मुकम्मल हो जाती है एक रिलीफ आपको तब मिलता है कि अब हम शायद ट्रैक पर हैं और ट्रैक पर अब हम वो तमाम काम कर सकते हैं जो हमारा विजन है, हमारे लीडर का विजन है या फिर हमारी पार्टी का जो मंशूर है। लेकिन इस वक्त मसला यह है कि काबीना नहीं बन पा रही, मुलाकात नहीं हो रही है बानी पीटीआई से, और इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा वो तो हमने उस पर बात की है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि कल्चर बन गया है कि बानी पीटीआई से बात किए बगैर कुछ भी नहीं होगा, पानी भी नहीं पिएंगे बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कल्चर बन गया। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं। ओन अब्बास बप्पी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, काबीना अभी तक नहीं बनी है, अहम फैसले हैं जो सुहेल आफरीदी साहब ने करने हैं। इंतज़ामिया के तो कुछ मामला चल जाते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसी मामला होते हैं जिसके लिए काबीना बहुत ज़रूरी होती है। खुद से वो नहीं बना सकते हैं क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब चले अब आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो भी इस पे तनकीद कर रहे हैं कि यार आप लोग हर चीज़ को ये ना कर दें कि जी खान साहब से पूछ के ही करेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि खान साहब ने पूरी तरह सीएम आफरीदी साहब को खुद उन्होंने पावर किया, उनको पूरा स्ट्रेंथन किया है कि तुम जाके अपनी काबीना को खुद बनाओ। लेकिन क्योंकि वो नए प्लेयर हैं, पहली दफ़ा मतलब इतने बड़े पोर्टफोलियो में आके इंसान थोड़ी सी गाइडेंस सीख करता है, और हमारा क्योंकि उस्ताद हमारा मेंटोर इमरान खान साहब है, हमने तो ज़िंदगी में तकरीर करना भी इमरान खान से सीखा है। सो यकीनन अभी सुहेल आफरीदी साहब अगर किसी मामले पर गाइडेंस सीख करना चाह रहे हैं तो इसमें कौन सा बड़ा इशू है। लेकिन जो हैरान कुन बात वो ये नहीं है कि काबीना नहीं बन पा रही, हैरान कुन बात यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो इस वक्त आपका अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, आपकी पूरी रियासत, आपके इदारे, आपका पूरा मुल्क एक जंग की सिचुएशन में है, वहां पे जो सूबा आपके उस बॉर्डर रीजन के ऊपर बैठा है, वहां फेडरल गवर्नमेंट बजाय उसको स्टेबलाइज करने के, बजाय उसको सपोर्ट करने के, वो वहां पे जिस किस्म के बयानात वफाकी वज़रा दे रहे हैं, मैं तो उसके वाले से हैरान। यानी कि पहले दिन जब तक सीएम साहब बने नहीं थे तो उससे पहले वफाकी वज़रा ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब उसकी पुरानी तकरीरें देखें, उसका रवैया देखें। जब खुदा करके हुकूमत बन गई तो हलफ के वाले से इशू बन गया, चले वो भी हो गया। अब इशू ये बन गया है कि जी फलानी जो हमने 5 अक़वाम मुत्तहिदा की पुरानी गाड़ियां जो कि सिर्फ बुलेट प्रूफ है, जिसमें शायद गोली जो .44 mm पिस्टल की गोली वो भी क्रॉस हो जाए, वो हमने ऑफर की, वो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। जिसकी ऐसे हकीकत ये है कि केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने अभी 2 अरब रुपए की 19 नई गाड़ियां खरीदने का टेंडर पेश किया है, हमने 70 नई वीगो डाले को बुलेट प्रूफ कर दिया, हमारे पास नई गाड़ियां मौजूद हैं। ये गाड़ियां बहुत पुरानी है, अगर आपने देनी है तो नई गाड़ियां दे दें, उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया। फिर जी अब काबीना के इशू कि भाई जब तक वो इमरान खान साहब से नहीं मिल लेते आप क्या देखना चाहते हैं। अभी मैंने देखा कि सुहेल आफरीदी ने पहले दिन कहा कि जी मैं इस इशू के ऊपर जो हमारी जंग चले, मैं अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़ा हूं। लेकिन हैरान कुछ बात है कि जी वो जब अफगान जो कैंप्स बने हुए हैं उसको जब डी नोटिफाई किया गया तो फौरन इशू बना दिया कि जी केपी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है। उस पर जाके केपी गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को समझाया कि हुजूर 43 कैंप्स हैं हमारे पास, पंजाब में सिर्फ 1 कैंप है, आपने सबको डी नोटिफाई कर दिया। 15 लाख लोग बैठे हैं जिनके घर हैं, जिनके ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, जिनके वहां पे बिजली के कनेक्शंस हैं, उनको हम एक दिन में यहाँ से तो भेज नहीं सकते। कोई डिग्निफाइड तरीका ढूंढे। 12 के करीब एजेंसियां वहां पे बॉर्डर पे खड़ी हैं जिनको एक एक कर से उन्होंने वेटिंग करके बाहर निकालना है, तो आप एक दिन में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसको भी उन शख्स से सो मेरा पॉइंट कहने का है कि जिस हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, वो तो हर कदम कदम पे रोड़े अटका रही है कि इस वक्त अगर आप सीएम आफरीदी को साथ लेके चलते हैं, वो एक जिरगा करने जा रहा है। उसने तमाम शहर को इकट्ठा किया है, खासतौर पे वो कबाइल जो कि बॉर्डर के दोनों अतराफ है, और ये वाहिद ऐसा बॉर्डर है जो कि गांव और बस्तियों के दरमियान से गुजरा है कि अगर उधर खटक है तो इधर खटक है, उधर वजीर है तो इधर भी वजीर है। उन्होंने पहली दफा वो जिरगे का प्लान किया कि मैं जिरगा बुला के इस ताकि लोकल पॉपुलेशन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए, उसके हवाले से भी कि किसको बुलाना और किसको नहीं बुलाना। सो ये सारी जो हरकतें, मैं फेडरल गवर्नमेंट की अकल पे हैरान हूं कि आप एक नया बंदा, नया खिलाड़ी खान ने भेजा है, आप उसको सपोर्ट करें, आप मिलवाएं। आप कल सुबह उसने मिलने जाना है, एक तमाशा होगा।
खान साहब इसे वो कह दे तन्हाई में डाल दिया है, किसी किस्म की कोई खान साहब के साथ हमारा एक्सेस बंद किया जा रहा है, बुशरा बीबी को इसमें कह दे तन्हाई में डाल दिया है, हमारा उनसे कोई एक्सेस नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि केपी गवर्नमेंट अनस्टेबलाइज हो, वहां पे ये गवर्नमेंट लड़खड़ाना शुरू कर जाए। इस किस्म के इक़दाम क्या किसी मुमलिकत को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सो बजाय हम ये डिस्कस करें, हम कह रहे हैं जी यहाँ पे जनाब काबीना नहीं बन रही, नहीं सिर्फ काबीना का इशू नहीं, इशू फेडरल गवर्नमेंट के फतूर का है, उनकी नीयत का है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी करेक्टेड सर। अच्छा उमर अब्बास साहब, हालात चलते जा रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि नवंबर बड़ा अहम महीना होगा, और नज़र भी आ रहा है नवंबर में बहुत सी चीज़ें जो हैं अहम तरीन भी हैं, और 4 सदा का जलसा भी आप लोगों ने रख लिया है। 4 सदा के जलसे के अगले दिन आपका जिरगा भी है। एक तो ये बता दें कि क्या 4 सदा का जलसा कप्तान की रहाई तहरीक की तरफ कोई बड़ा पैगाम होगा, एक नए तरीके से तहरीक शुरू होगी, और दूसरा जो जिरगा है क्या इसमें आप बाकी सियासी जमातों को भी दावत देंगे? अच्छा राना साहब, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये याद है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई जत्था नहीं है, हम कोई ग्रोह नहीं, हम कोई यानी कि हम कोई फिजिकल असॉल्ट वाले किस्म की ग्रोह नहीं है जिन्हें आके जन्म अटैक कर देना। सियासी जलसा सियासी जमातें करती हैं, तो 4 सदा का जलसा एक सियासी जलसा है, और कभी भी जब कोई तहरीक शुरू की जाती है तो वो छोटे छोटे जलसों से, जो कभी उधर करते हैं आप उधर करते हैं, एक मोमेंटम बिल्ड किया। सो 4 सदा एक आगाज़ है, नए सीएम के आने के बाद, नई इंतजामिया आने के बाद, हमारे अचक ज़ही साहब भी आ चुके हैं, एज एन अपोजिशन लीडर आने वाले हैं, ये एक नई स्ट्रगल का आगाज़ है। अब उसके बाद ये तो पहली बात होगी, उसका अंजाम किधर कौन है वो एक अलग बात की बात है। दूसरा इशू आ गया जहां तक जिरगा हमेशा ये कबाइल का होता है, जिरगा हमेशा महशर का होता है, यानी कि वो कबाइल जो मैटर करते हैं, उनके जो बड़े होते हैं, जो उनके बुजुर्ग होते हैं, वो इस जिरगे में आके शमूलियत करते हैं अपने कबीले के साथ। सियासी जमातें की जिरगा नहीं करती। हाँ, अगर सियासी जमातों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी कबीले को रिप्रेजेंट करते हो या उनके महशर हो, तो वो यकीनन उसमें आके बढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये सियासी जमात, ये पीटीआई का जिरगा भी नहीं होगा। सीएम सुहेल अफरीदी इसमें जब बैठेंगे तो यकीनन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट बैठेंगे, और इसमें जो भी शख्स आगे बैठेगा, चाहे जुनैद अकबर साहब होंगे या जो भी साहब आएंगे, वो अपनी कौम के रिप्रेजेंटेटिव। सो अगर सियासी जमातें या अपोजिशन के लोग, जो केपी में अपोजिशन है, वो किसी जिरगे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाय ऑल मीन्स मैं आपको बताऊं ये जिरगा गैर सियासी किस्म का है, और इसका मकसद सिर्फ तमाम जो कबाइल हैं उनको ऑनबोर्ड करना। बपी साहब, ये बताइएगा कि जरगे के हवाले से ही सवाल है कि अगर जरगा बैठता है, ये गैर सियासी है, और उसमें ये राय आती है, अक्सरीती राय, कि किसी किस्म का ऑपरेशन ना किया जाए, जो है वो वहाँ पे मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि जहाँ वफाकी हुकूमत की पॉलिसी इस वक्त हमें खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन कहें या जो भी उसको नाम दें, वो पॉलिसी जो है वो नज़र आ रही है, तो क्या जरगा उस पॉलिसी के अगेंस्ट भी कोई राय कायम कर सकता है? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल भी साथ ही ले लीजिएगा, आपने महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम लिया। इमरान खान साहब हमेशा से मुज़ाकरात के हवाले से ये बात करते हैं कि वो मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ नहीं करेंगे, कि इनके पास मैंडेट नहीं है, वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और करना चाहेंगे। लेकिन महमूद खान अचकज़ई बज़ाहिर कभी भी इस बात पर शायद राज़ी ना हो, और कोई ऐसा मौका भी आ सकता है जहां कन्फ्लिक्ट आ जाए कि इमरान खान साहब कहें नहीं हमने ये करना है, और वो कहें नहीं हम तो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो है वो बात करेंगे, तो फिर पीटीआई जो है वो क्या करेगी? अच्छा देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि जिरगा कुछ ऐसा फैसला कर दे, मैं इतना बड़ा कुछ स्पेशलिस्ट जिरगे का नहीं हूँ, ना ही मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, पर जितना मैंने रीड और स्टडी किया उनको, जिरगा आज़ाद होता है, जिरगा इंडिपेंडेंट होता है, वहाँ पे दोनों साइड्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है। जिरगे में जितने कबाइल हैं उसका जो एक मेशर होता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, वो कहता है जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे कबीले का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सबके रखे जाते हैं, फिर उसमें उसके ऊपर एक बाकायदा डिस्कशन होती है, फिर कंसेंसस बिल्ड होता है, मेजॉरिटी वोट काउंट भी नहीं होता, एक कंसेंसस बिल्ड होता है। और यकीन करिए दुनिया में जब कभी इज्तिमायत हुई है उसमें कलेक्टिव विजडम ही निकला है, उसमें कभी कोई चीज़ नेगेटिविटी नहीं निकली। 10 लोग जिस जगह बैठ जाएं, और ख़ास तौर पे इतने बड़े कबीले के जब मशर बैठते हैं, जब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, वो उसमें से कोई चीज़ अक्ल वाली ही निकलेगी। अगर मिसाल के तौर पे वो सजेस्ट करते हैं कि इस पर बातचीत की जाए, तो यकीन करें फिर शायद बातचीत में ही भला होगा। आपने ऑपरेशन किया,
साथ थे। अब वहां पे हुआ ये कि अफगानिस्तान में एक बड़ा कामयाब किस्म का वहां पे हमारा असॉल्ट हुई, हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने किया, मैं फखर में बैठा उसमें। लेकिन अल्टीमेटली फिर आप जाके उसके बाद आप कतर गए, आपकी सीज फायर हुई, अब आपकी इस्तांबुल में, तुर्किया में जाके मामला जाके वहां सेटल होंगे। सो बात टेबल पे होनी है। अगर जिरगा किसी जगह पे कोई चीज कहता है कि जी यहाँ पे बैठ के बात कर लें, इसकी वजह से ये चीजें बेहतर हो सकती हैं, आई एम श्योर उसमें कोई वजन होगा। और जितने भी उसमें बाकी रियासती जितने लोग हैं, रियासत के इदारे हैं, आई एम श्योर कि वो भी इस पर कन्विंस होंगे। तो यकीन करें, ये जो लोग जिरगे में बैठे ये पाकिस्तानी है। ये मतलब एक याद रखिए कि सारे पश्तून अफगान नहीं है और सारे अफगान पश्तून भी नहीं हो सकते, कि हम पाकिस्तानी हैं। चाहे जो जहां पे जिस कौम का, जिस फिरके का, जिस फिके का है, हम अल्टीमेटली पाकिस्तानी हैं। सो हमारी सोच के ऊपर तो बंदिश नहीं हो सकती। मेरी अपनी ओपिनियन है, आप माने ना माने वो आपकी बात है। तो जिरके का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आएगा, मानना ना मानना यकीनन वो रियासत का या फेडरल गवर्नमेंट का अपना वो एक नैरेटिव है। अगर वो मानेगी ठीक है, नहीं तो अदरवाइज दे हैव ऑल द राइट टू कैंसिल इट। बट ये नहीं कि उसको किसी सोच की पैरों उसको किया जा सके। अच्छा बस भवी साहब, पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, महमूद खान अगर हो गए तो बल्दियाती इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक चीज़ ये भी है कि जो भी जीतेगा 1 माह के अंदर अंदर उसे सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगा। तहरीक इंसाफ के पास तो अब प्लेटफॉर्म है नहीं, आप सबको आज़ाद करार दे दिया गया है। तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भी लाजमी बात है जाएगी। तो क्या हिकमत अमली बनाई है, किसके साथ, किसके निशान पे इलेक्शन लड़ना है? ये निशान तो नहीं होगा, साथ इलेक्शन होगा, एक उसके बाद किस जमात में शमूलियत करनी है, कोई हिकमत अमली तैयार हुई है? अगर इलेक्शन हुए, जी मैंने आज टीवी चलाया तो उस पर 2 खबरें पंजाब गवर्नमेंट की आई। पहली खबर ये थी कि जनाब उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात को कैंसिल कर दिया गया, जो ECP का नोटिफिकेशन था। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि उसके ऊपर वो एक कानून साजी नहीं, उसको कैंसिल कर दिया गया। और दूसरा था कि जनाब जो सोशल मीडिया के ऊपर मुनाफरत फैलाई जा रही है उस हवाले से 0 टॉलरेंस है। मुझे तो लगता है कि ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है ये किसी मार्शल लॉ से भी बदतर हो चुकी है। इनकी सोच, इनकी पॉलिसी वो ऑटोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती जा रही है। इवन के मार्शल लॉ जो परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उसमें जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें भी इस तरह के मामला थे जिस तरह किए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान में ये नहीं, मैं इसमें अपने आप को मुर्द इल्जाम भी ठहराऊंगा, हमारी हुकूमत में भी शायद बल्दियाती इंतखाबात उस तरीके से नहीं करा पा रहे थे क्योंकि जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट थी उस हवाले से वो उस वक्त प्लानिंग नहीं कर पाई। लेकिन इशू ये है कि हमारी जमहूरियत में जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो अपने आप को अक्ल कुल समझती। वो कहते हैं जी अगर बल्दियात करा दिए तो बल्दियात के बाद तो सारी पावर और सारे फंड्स तो लोकल बॉडीज पे चले जाएंगे, लोकल नुमाइंदों के पास चले जाएंगे। वो नुमाइंदे जिनका आवाम से एक्सेस है, वो नुमाइंदे जो लोकल के इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, ये तो उनके पास था कि हम अपनी ताकत कैसे, इसलिए वो रोड़े अटकाने के लिए अजीब अजीब चीजें लेके आते हैं। और उसमें सबसे जो स्टूपिड चीज लाई गई वो ये कि जी आजाद इंतखाबात कराए जाएंगे बगैर बल्दिया, बगैर पार्टी के, जिसमें कोई जमात नहीं होगी, लेकिन 30 दिन के बाद किसी जमात को ज्वाइन करना है। भाई जाहिल, जब आपने 30 दिन बाद जाहिल कराना है तो पहले ही आप उनको लड़ने दो। पाकिस्तान की आवाम को अगर आप इतना घुग्गू घोड़ा समझते हो कि वो चॉइस नहीं कर सकते कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कहां वोट करना है, आप क्योंकि फॉर्स ट्रेडिंग को करना चाहते हो, आप चाहते हो आजाद लड़ें, सारे आजाद जीतें, फिर हम उसके बाद मंडी लगाएंगे, फिर हम खरीदारी करेंगे और फिर अपनी मर्जी के लोग तहसील नाजिम और जिले नाजिम बना के उनको लाएंगे जो हमारे घुग्गू घोड़े होंगे, जो हमारे इशारे पे नाचेंगे, जो हमारी मर्जी के फंड इस्तेमाल करेंगे। ये जो ताकत की जो सोच है, जो एक सुबाइयत से बल्दियात के दरमियान का जो एक बहुत बड़ा ब्रिज है, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसको कवर नहीं पा रहा। और इस गवर्नमेंट की तो आप अकल देखें, यानी कि इनके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से लेके नीचे तक सब, यानी जो बरसरे इख्तिदार है सब कुछ इनके पास। ये इस खौफ में मुब्तला है, वहां पे क्या कुछ हो सकता है। आज फिर इलेक्शन बल्दियात के कैंसिल हो गए क्योंकि नीयत नहीं थी और फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये माइंडसेट चेंज करना बड़ा मुश्किल है। आपसे साकिब साहब ने सवाल किया था, वो शायद उसमें मिस हो गया। वो महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से सवाल कर रहे थे, उस पर आपका रिस्पांस चाह रहे थे। दूसरा सर जो एक तनकीद एक और उसको भी कर दीजिएगा, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक तनकीद हो रही है कि 30 अक्टूबर 2011 का जब जलसा हुआ था खान साहब का, जिसके बाद पता लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें एक बहुत बड़ा इख्तलाफ था कि हम किसी एक शख्सियत जो है उसको इतना बड़ा नहीं कर देंगे कि बाकी जो जमहूरी निज़ाम है वो बहुत बिल्कुल फारिग हो जाए। मियाँ नवाज शरीफ पे तनकीद की गई थी, उसके ऊपर खुसूसी तौर पे जरदारी साहब पे तनकीद की गई थी, लेकिन आप पे तनकीद आज ये हो रही है कि आपने भी सिर्फ एक शख्स को, इमरान खान साहब को जो है उसी जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ पर नून लीग ने नवाज शरीफ साहब को किया था या पीपल्स पार्टी ने तमाम उम्र भुट्टो साहब को किया रखा। तो फिर फ़र्क क्या है? आज वो फ़र्क भी ख़त्म हो गया। ये बुनियादी जो आप लोगों का मोटो था उसकी नफ़ी हो रही है इस हवाले से।
मैं आपको पहले अचकज़ई साहब का सवाल दे दूं। देखिए, अचकज़ई साहब को खान साहब ने नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाया और उनको जो हमारा वो आईन इस्तेहकाम पाकिस्तान जो हमारी जो एक अलायंस है उसको हेड करने का इख्तियार भी उसको दिया। और खान साहब ने ये भी कहा कि जो कुछ अचकज़ई साहब जब कभी मामला तय करेंगे मेरी तरफ से उनको अख्तियार है। लेकिन कहीं ना कहीं मुशावरत का अमल भी होता है ना। तो जैसे आपने अपने दूसरा सवाल पूछा कि कोई अकले कुल नहीं है, तो फिर पहले सवाल में उसका जवाब पे नहा है कि अचकज़ई साहब अगर किसी जगह पे या हमारी पार्टी की बाकी लीडरशिप जो हमारे अलायंस के लोग हैं, जितने भी बाकी दोस्त हैं, मेंगल साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर साहब हैं, जिसमें हम तहरीक इंसाफ भी शामिल है, अगर किसी जगह पे कोई दोस्तों की कहीं मुशावरत होती है और एक प्लान बनता है कि जी फलाने जो स्टेक होल्डर है उससे बात करनी है और फलाना फलाना रोड मैप पे जाना है, तो उसमें इमरान खान साहब भी एक स्टेक होल्डर है, तहरीक इंसाफ भी एक स्टेक होल्डर है, तो खान साहब से मुशावरत भी होगी और अल्टीमेटली जब सबका कंसेंसस होगा हम उस रोड मैप पे चले जाएंगे। और यकीन जानिए इसमें कुछ ऐसा नहीं, अचकज़ई साहब के हवाले से और पूरी इस आईन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से पूरी पार्टी हमारी जो इसमें यूनाइटेड। जहां तक आपने 30 अक्टूबर 2011 का कहा, मैं उस जलसे में मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे बड़ा जलसा जो अल्लाह ने मुझे भी इस काबिल किया कि मैं उस जलसे में भी मौजूद था, उसमें मुझे इस तरह की बात याद थी। लेकिन मैं बात आपकी इत्तफाक करता हूँ कि वो कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप किसी एक शख्स को इख्तियार दें, लेकिन अगर किसी शख्स को इख्तियार दें, इमरान खान एक शख्स तो नहीं है, वेरी फ्रैंकली माफ कीजिएगा, वो एक सोच है, वो एक नजरिया। 2.5 साल से एक शख्स जेल में अपनी बीवी के साथ पड़ा है। पाकिस्तान में कहती है मियां नवाज शरीफ एक सोच है, यही वो कहते हैं कि सरदारी साहब मफाहमत के बादशाह हैं, वो सारे अपनी अपनी टर्म निकालते हैं सर। अभी क्या आपने, मैं बीबी मरहुमा की बात नहीं की, उनकी बेगम साहब, उनको तो किसी जेल, वो तो उस वक्त सियासत, उनको तो किसी जेल में नहीं डाला गया। और जिस किस्म की तकलीफ खान साहब को है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई, 10-10 दिन तक उन कमरे की लाइट बंद कर दी जाए, टेलीविजन ना हो, अखबार ना हो, फैमिली बच्चों से बात ना करनी जाए, वो शख्स तो नहीं रह चुका, वो उस्ताद से ज्यादा अब तो हमारा नजरिया बन चुका है। तो अगर हम किसी जगह पे अपने उस्ताद से मुलाकात करके अगर कोई गाइडेंस लेना चाहें तो इसमें बुराई क्या? यकीन जानिए खान साहब सुनने में आया कि अचकज़ई के रास्ते में एक बड़ी रुकावट पैदा करने का फैसला हो चुका है और किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो जाएगी और उस पिटीशन में कोई ऐसा कोशिश की जाएगी आर्डर लेने की कि ये अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते। इनके पुराने दोस्त अकबर एस बाबर भी जा सकते हैं, वैसे उन्होंने भी वही जा रहे हैं उन्होंने ही उनको रखा है इस काम। ये 2-3 वकील रखे हुए हैं जजिस के खिलाफ और 2-3 ऐसे लोग रखे हुए पीटीआई के खिलाफ। जी बपी साहब। जी अकबर एस बाबर साहब कुछ करना चाहें उससे हमारा यकीन कोई ताल्लुक नहीं। ना पार्टी में इस वक्त यकीन करें ना कोई MNA, ना कोई MPA, ना कोई सेनेटर, जो जिसका खान साहब ने हुक्म करके फैसला किया, उनकी जो दरख्वास्त थी, जो रिक्वेजिशन थी, वो सेनेट में भी और कौमी असम्बली दोनों जगह, अल्लामा राजा नासिर साहब की भी और अचकज़ई साहब की इस वक्त दोनों जो है ना सेक्रेटेरिएट में जमा हो चुकी हैं। अब ये बॉल गवर्नमेंट के कोर्ट में वो उनके इस वक्त नोटिफाई करती है और हम में से तो यकीन, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि कोई जा रहा है या जाएगा, लेकिन अगर कोई जाता भी है तो वो पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब किसी वकील को कोई भेज दे और कोई शरारत में जाके किस तरह की दरखास्त फाइल कर दे तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, पर कम से कम कोई ज़ी शऊर आदमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, और यकीन जानिए ये वो फैसले थे जिसपे शायद शुरू में हम तहरीक इंसाफ से नहीं कह रहे, आपके चाहने वालों की बात कर रहे हैं। मैं तो इससे हट के बात कर रहा हूँ कि शायद कोई खौफ से ये करवाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हो सकता है। मैं तो कहता हूँ जो कि अगर यकीनन अगर दूसरे कैंप में इतना खौफ है कि अल्लामा साहब और अचकज़ई साहब आते साथ कुछ ऐसा कर देंगे, अल्टीमेटली वो कुछ शरारत कर सकते हैं, लेकिन जमहूरी जो पार्लिमानी जो रिवायात हैं उसमें मेरे ख्याल में कोर्ट्स नॉर्मली मुदाखलत नहीं करती, ना कर सकती हैं। तो अगर सेक्रेटरी स्पीकर जो है वो नेशनल असेंबली का और चेयरमैन सेनेट साहब अगर ये फैसला कर दें कि जनाब अपोजिशन के पास 22 लोग सेनेट में हैं और जो नेशनल असेंबली में 100 के करीब अरकान असेंबली कह रहे हैं कि जनाब इनको आप अपोजिशन लगा, तो वो किसी बात के ऊपर में इख्तलाफ नहीं कर सकते एंड कोर्ट्स नॉर्मली इन चीज़ों से रिफ्रेन करती हैं। तो ऐसी शरारत जो है वो सिवाय किसी को एक्सपोज करने के और उसमें से कोई चीज़ मुझे लगता है कि हासिल ही होगा ये एक्ट उनका। ठीक है ऑन अब्बास बपी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम हमें ज्वाइन किया। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।